देखो सीधी सी बात है, आपको एग्जाम्स में 2 पेपर आता है, प्रीलिम्स, मेंस, और बाकी जो भी एग्जाम कहीं भी दे रहे हैं, सेम 2 चीज़ ही है। आइदर आपको एमसीक्यू टिक करना है या तो फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन राइट करना है, ठीक है? और कुछ भी पढ़ो, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब तक वो एक्सपर्टीज नहीं आएगा, ठीक है? Hello everyone, welcome to this new lecture series of modern Indian history. This is Harish Naik, and today I am going to present you the reasons for the failure of revolt of 1857. पहले जो क्लासेस हमने किया था उसमें 8 लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ये 9th लेक्चर है और ये लेक्चर्स फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, लॉ एग्जाम्स, जहाँ पे हिस्ट्री एज ए पार्ट ऑफ देयर सिलेबस पूछा जाता है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिवोल्ट ऑफ 1857 के वेरियस कॉजेस, जैसे कि इकोनॉमिकल कॉजेस क्या था, पॉलिटिकल कॉजेस क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस क्या था और इमीडिएट कॉज क्या था। ऐसे वेरियस फैक्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसा क्या रीजंस था जिसके वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 को सप्रेस करने में ब्रिटिश कामयाब रहे। तो सी, अगर हम देखें कि रिवोल्ट ऑफ 1857 ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में कन्फाइंड था। कहाँ पे कन्फाइंड था? नॉर्थ इंडिया में कन्फाइंड था। अगर हम देखें ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट और सदर्न पार्ट, ये इसके इन्फ्लुएंस से फ्री था। रिवोल्ट ऑफ 1857 का इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं पड़ा था। दोबारा अगर हम देखें तो कुछ क्लासेस ऑफ द सोसाइटी थे, जैसे जमींदार, तालुकदार, ये सब जो थे वो लोग ब्रिटिश के साइड में काम कर रहे थे या फिर ब्रिटिश के साइड हो गए थे। वो मैंने बोला था कि अवध में 20,000 तालुकदार, 20,000 तालुकदार, उन्हें उनका राइट्स को ब्रिटिश कन्फिस्केट कर दिया, बोला कि नहीं मानेंगे। तो उन लोगों का रिसेंटमेंट था, लेकिन रिवोल्ट ऑफ 1857 जब आया तो ब्रिटिश गेव देम ऑफर एंड दे सॉ कि उन्होंने देखा कि हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा प्रोटेक्ट हो रहा है अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड में रहे। तब कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ एजुकेटेड क्लास थे जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को एक मॉडर्निटी के अगेंस्ट जाने वाला रिवोल्ट सोच रहे थे। इसीलिए ये रिवोल्ट अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाया। फिर अगर कुछ राजाएं देखे, जैसे कि सिंधिया ऑफ ग्वालियर, रूलर्स ऑफ पटियाला, कश्मीर के राजा, ये सब न्यूट्रल रहे ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। अगर हम देखें कुछ कम्युनिटी जैसे कि पंजाब और साउथ इंडियन सिपॉयज, ये तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो लड़ रहे थे उनके अगेंस्ट फाइट करने आ गए। तो दीज वेर वेरियस कॉजेस जिसके वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 को धीरे धीरे सप्रेस कर दिया गया। अगर हम देखें कि मुगल वो लड़ रहे थे मुगल एम्पायर के लिए। अगर हम ग्वालियर साइड चले जाएं, मराठा चले जाएं उनके पास, तो वो लड़ रहे थे स्वराज के लिए, ठीक है? वो लोग स्वराज के लिए लड़ रहे थे। मतलब हर एक का विजन अलग अलग है, हर एक का गोल अलग अलग है। जो सिपॉयज लड़ रहे थे, कोई लड़ रहा है अपने, बोला कि भाई रिलीजियन के ऊपर मेरे हट कर दिए। कोई लड़ रहा है कि मुझे प्रोफेशनल ग्राइवेंसेस उसका मिटा रहा है, लाइक मुझे सैलरी नहीं दे रहे थे या फिर मुझे बराबर ट्रीट कर। कोई अपर क्लास क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उसके माइंड में है कि मुझे लोअर क्लास के साथ बराबर ट्रीट कर रहे थे। कोई लड़ रहा है कि मुझे वो जो पिग वाला कार्टिज मतलब यूज करवा के मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिए। तो एवरीवन हैज डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो दिस war was not unified. This revolt of 1857 was not unified. किसी किसी को गुस्सा सब में था, लेकिन कॉज जो आइडिया था ये सब में अलग अलग था। एक साइड में बहादुर शाह जफर, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 में जब मंगल पांडे मारता है अपना कमांडर को, मार के वो दिल्ली तक चलता है, तो वहाँ पे बहादुर शाह जफर जो कि मुगल बादशाह होता है, उससे हेड बनाया जाता है, उसे हेड बनाया जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। हाउएवर वो बूढ़ा हो चुका था, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, एक्सपर्टीज नहीं था, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाता है। अदर साइड हम देखेंगे तो लॉरेंस ब्रदर थे, आउटराम था, ऐसे ऐसे कमाल के कमांडर ब्रिटेन साइड में थे जो कि युद्ध को जीतने में उन्हें हेल्प किए। फिर हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कैसे
अपने ही अपने बीच में मारपीट हो रहा था। उनके पास अच्छा कम्युनिकेशन था, उनके पास अच्छा कम्युनिकेशन था, अच्छा हथियार था। हमारे इंडियंस लड़ रहे थे सिर्फ शोड़, ये तीर वीर में लड़ रहे थे। तो ओवरऑल इसीलिए फाइनली रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्रश करने में ब्रिटिश कामयाब रहते हैं। लेट्स सी फ्रॉम द स्लाइड। तो पहली बात यह है कि नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया इसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 में इन्वॉल्व था, जबकि ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न पार्ट इसके रिवोल्ट ऑफ 18 के इफेक्ट से फ्री था। बिग जमींदार, अवध के जो तालुकदार, मर्चेंट्स, मनी लैंडर, एजुकेटेड इंडियंस, ये सब साइड हो गए थे इसके साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और एंटी मॉडर्न सोच रहे थे, ये जो एजुकेटेड क्लास सोच रहे थे, रिवोल्ट ऑफ 1857 इज अगेंस्ट मॉडर्निटी। ठीक है। इंडियन प्रिंसेस कौन कौन हेल्प नहीं किए? सिंधिया ऑफ ग्वालियर, यहाँ से सवाल फंसेगा, रूलर ऑफ पटियाला, सिंध, सिख चिफ्टेंस, महाराजा ऑफ कश्मीर एंड होलकर ऑफ इंदौर, ये सब न्यूट्रल रहे ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है। फिर आगे देखते हैं लैक ऑफ यूनिटी अमोंग इंडियंस। लैक ऑफ यूनिटी अमोंग इंडियंस कि पंजाब और साउथ इंडियन सिपॉय ये अपने रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो सिपॉय थे उनके अगेंस्ट लड़ने लगे। दिल्ली किस लिए लड़ रहा था? दिल्ली मुगल एम्पायर के लिए लड़ रहा था, और झांसी और ग्वालियर ये मराठा स्वराज के लिए लड़ रहे थे। ठीक है। मतलब सबका व्यू अलग अलग है, विजन अलग अलग है। दे आर यूनाइटेड बाय एंगर बट डिवाइडेड बाय विजन। सबका एक चीज है कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए सबके मन में गुस्सा है, लेकिन उसका कारण अलग अलग है। सब, हर कोई कुछ अलग अलग अचीव करने की कोशिश कर रहा है। नो यूनिफाइड प्रोग्राम और आइडियोलॉजी। कोई प्रोफेशनल रीजन के लिए लड़ रहा है, कोई रिलीजियस ग्राइवेंसेस के लिए लड़ रहा है। जैसे सेना, किसी के प्रोफेशनल रीजन कोई था कि सैलरी नहीं बढ़ाए या फिर कहीं ट्रांसफर कर दिए, उस कारण को माइंड में रख के लड़ रहा है। किसी का रिलीजियन हर्ट हो गया, इसके लिए कोई लड़ रहा है। ठीक है। नो फॉरवर्ड लुकिंग प्लान, यूनाइटेड ओनली बाय हेट्रेड बट डिवाइडेड बाय विजन। किसी का यूनिफाइड विजन नहीं था। फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन, सिंस ब्रिटिश वेयर यूजिंग बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम देन इंडियंस, तो उनका कनेक्शन सिस्टम, उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा था, जबकि इंडियंस का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था। पोर लीडरशिप, देखो यहाँ पे हमारा बहादुर शाह टू और बहादुर शाह जफर लीड कर रहा था, जो बूढ़ा हो गया था वो इफेक्टिव लीड कर नहीं पाया। उस साइड देखेंगे तो लॉरेंस ब्रदर जैसे कि हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस और जेम्स आउटरम जैसे कमांडर कमाल का परफॉर्मेंस करने लगे। फिर एक साइड में हम इंडियन सोर्स, स्पेयर्स, ये सब यूज़ कर रहे थे। दूसरे साइड एनफील्ड राइफल जैसा एडवांस्ड वेपन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स यूज़ कर रहे थे। सो दीज वेयर सम ऑफ द रीजन व्हाई रिवोल्ट ऑफ 1857 गॉट फेल्ड। ओके, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद एक एक्ट आया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जहां पे यह डिक्लेयर किया जाता है कि आज से इंडिया में क्राउन रूल चलेगा। मतलब ब्रिटेन के महारानी आज से इंडिया का सर्वे सर्वा होंगे। ठीक है। और कंपनी रूल यहीं से एंड हो जाता है, कंपनी रूल यहीं से एंड हो जाता है। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि और फर्दर एनेक्सेशन नहीं करना है, और फर्दर एनेक्सेशन नहीं करना है। जैसे क्या बोले इन्होंने कि हाँ जी, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सारा नोट्स में है, 1858 आया, 1858 आया। इसका मेन मुद्दा क्या था? इसमें क्राउन रूल एस्टेब्लिश्ड हो गया, क्राउन रूल। और मैं बोल सकता हूं कि एंड ऑफ कंपनी रूल, एंड ऑफ कंपनी रूल। ओके।
ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हमने ये जो इतना आउटब्रेक देखा, इतना जो बवाल देखा, इसका रीज़न कहीं न कहीं ये था कि हमने इंडियंस के रिलीजियन के ऊपर हाथ मार दिया। तो उन्होंने बोला कि रिलीजियन के ऊपर कुछ नहीं करेंगे, रिलीजियस फ्रीडम दिया जाएगा। उन्होंने बोला कि रिलीजियस फ्रीडम और डिग्निटी सबका मेंटेन रहेगा, ठीक है? उन्होंने क्या किया कि इसके बाद अब तक एनेक्सेशन हो रहा था, इसके बाद कोई एनेक्सेशन नहीं होगा। एनेक्सेशन मतलब किसी भी राज्य को अटैक करके ब्रिटिश एम्पायर खुद में नहीं मिलाएगा। तो पहले अब तक रिवोल्ट ऑफ 1857 तक जो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था उसे बोला गया ब्रिटिश इंडिया, उसे बोला गया ब्रिटिश इंडिया। और इसके बाद जो रहे उन्हें बोला गया प्रिंसली स्टेट, ठीक है? इसके बाद जो आए उन्हें बोला गया प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट क्यों? यहाँ पे कोई किंग नहीं रहेगा, क्योंकि जब क्राउन रूल आया मतलब ब्रिटेन के महारानी एक ही है जो कि इंडिया के कॉलोनियल रूल का हेड। जब यहाँ पे महारानी है तो इनका जो ब्रिटेन का किंग होगा वही किंग है, एक ही किंग होगा। यहाँ के सब किंग नहीं रहेंगे, इन्हें बोला जाएगा प्रिंसली स्टेट। समझ में आया? प्रिंसली स्टेट वो स्टेट है जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद अनटच्ड रह गए थे। 57 से पहले जो उनके अंडर में आ गया, जो नहीं आया उन्हें बोला गया प्रिंसली स्टेट। इन्हें बोला गया कि यू हैव टू एक्सेप्ट ब्रिटिश पैरामाउंसी, ब्रिटिश पैरामाउंसी, ठीक है? मतलब क्या है कि तुम अपना जो इंटरनल अफेयर है, जो इंटरनल अफेयर है उसमें तुम जो करना है करो, लेकिन तीन चीज जैसे कि डिफेंस, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन, ये हमारे अंडर में रहेगा, ब्रिटेन के अंडर रहेगा, ठीक है? इन्होंने आर्मी में, इन्होंने आर्मी में रिलीजियन बेस्ड, इन्होंने आर्मी में रिलीजियन बेस्ड सेग्रीगेशन को, डिवीजन को प्रमोट किया। जैसे कि जो लोग जैसे कि पंजाब और साउथ इंडियन मार्सेस जो लोग थे, जो सिपॉइज थे, वो लोग हेल्प कर रहे थे इन्हें, तो उन्हें मार्शियल रेस डिक्लेयर किया गया। क्या बोला गया? मार्शियल रेस। जो लोग इन्हें हेल्प किए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प किए थे ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, उनका फिर वैसे ही रेजिमेंट डिवाइड किया गया। सेना के अंदर डिवाइड एंड रूल करने के लिए अलग अलग रिलीजियन के बेसिस पे रेजिमेंट्स अलग अलग किया गया, जैसे कि सिख रेजिमेंट, गुरखा रेजिमेंट, ऐसे डिवीजन किया गया, ठीक है? दीज आर द थिंग्स दैट वेयर डन आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है? और ये जो एक्ट आया था इसे क्या बोलते हैं? एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो देखो ये एक्ट में पहले क्राउन रूल को बोला गया कि अब से क्राउन रूल चलेगा, एंड ऑफ कंपनी रूल, ठीक है? एंड ऑफ कंपनी रूल। अभी ये देखो, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन दे दिया गया, ठीक है? इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन अंडर लॉ सबको मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगा, ठीक है? जो ओल्ड इंडियन कस्टम्स थे, जो राइट्स थे, जो प्रैक्टिसेस थे, उसको रेस्पेक्ट किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम अगर देखें तो सेना में इंडियंस और ब्रिटेन और यूरोपियन सोल्जर का रेशियो, इंडियन सोल्जर का रेशियो डिक्रीज किया गया और यूरोपियन सोल्जर का रेशियो बढ़ाया गया। जैसे कि बंगाल रेजिमेंट में 1 यूरोपियन/2 इंडियन सोल्जर का रेशियो मेंटेन किया गया, ठीक है? इससे पहले ये जो रेशियो था ये ज़्यादा था। तो इंडियन लॉयल्टी के ऊपर वो अभी ट्रस्ट
करना थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। जैसे कि डिवाइड एंड रूल को इन्होंने अप्लाई किया और रिलीजियन बेसिस पे वेरियस रेजिमेंट्स इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब मार्शियल रेसेस को इन्होंने रिक्रूट किया, जैसे कि पंजाब, नेपाल, गुरखास, द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। इन लोगों को, जो लोग इन्हें हेल्प किए थे ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, उनको इन्होंने मार्शियल रेस का दर्जा दिया और रिक्रूटमेंट शुरू हो गया। आर्मी अमलगमेशन स्कीम एक इन्होंने 1861 में लाया, जहाँ पे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो यूरोपियन सोल्जर यहाँ पे रहेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी में रहेंगे, वो कुछ दिन बाद कहाँ जाएंगे? ब्रिटेन के महारानी के सेना में सर्व करने जाएंगे। इससे होगा क्या? जो दो सेना है वो यूनाइटेड फील करेगा कि हम वहाँ पे काम किए हैं। ब्रिटेन के जो यूरोपियन हैं, ब्रिटिशर्स है, जो इंडिया में काम कर रहे हैं, वो कुछ दिन बाद रानी के गार्ड के हिसाब से या फिर उनके सोल्जर्स के हिसाब से काम करेंगे और ये लोग आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ट्रांसफर होने से क्या होता है कि जो यूनिटी है इन यूरोपियन ट्रूप्स, इन ब्रिटिश ट्रूप्स, दैट विल बी मेंटेन्ड। ऐसा ही एक सेम स्कीम आया था, रिवैम्पिंग ऑफ यूरोपियन ट्रूप्स, जिसे लिंक्ड बैटेलियन स्कीम बोला जाता है। लिंक्ड बैटेलियन स्कीम में वही सेना कुछ दिन इंडिया में सर्व करेगा और कुछ दिन इंग्लैंड में सर्व करेगा। तो ये सब हो रहा था कि यूरोपियन सोल्जर्स ईच अदर में यूनाइटेड फील करें। एक है आर्मी अमेलगमेशन स्कीम ऑफ 1861, एक है लिंक्ड बैटेलियन स्कीम, ओके। फिर जो हायर पोस्ट रह रहा था वो स्पेशली रिजर्व रह रहा था फॉर यूरोपियंस। फिर आगे देखते हैं कि अब एनेक्सेशन कंप्लीटली बंद कर दिया गया, नो फर्दर एनेक्सेशन और क्या एक्सपांसन, ठीक है। ब्रिटिश पैरामाउंसी को एक्सेप्ट करने को बोला गया प्रिंसली स्टेट को, मतलब डिफेंस, कम्युनिकेशन और क्या एक्सटर्नल अफेयर, ये तीन चीज़ों को ब्रिटिश अपने हाथ में रखेगी और बाकी सब इंटरनल मैटर में ब्रिटिश का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। फिर एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया, वाइस रॉय। इससे पहले होते थे गवर्नर जनरल, अब क्या आ गए? वाइस रॉय, जो कि क्वीन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया होंगे, जो कि क्वीन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया होंगे। जब हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा में, जब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जो एक्ट पढ़ेंगे, तब वाइस रॉय के बारे में, गवर्नर जनरल्स के बारे में अच्छे से इन डेप्थ पढ़ेंगे। अब खाली ये जानना है कि वाइस रॉय जो पोस्ट है वो 1858 में आया था, आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। अब जो एजुकेटेड क्लास था, ये लोग एंटी मॉडर्निटी बोल के रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्या सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इन्हें सामना करना पड़ा ऑपरेशन का, इन्हें सामना करना पड़ा ब्रिटिश टॉर्चर का, ठीक है। इनका जो ब्रिटिश, इन्होंने देखा कि ब्रिटिश धीरे धीरे मोर ऑटोक्रेटिक होते जा रहे हैं। इनका जो एस्पिरेशंस था एजुकेटेड क्लास का कि ब्रिटिश हमें उसका कुछ रिवार्ड दे देंगे सिंस वी हैव सपोर्टेड देम इन रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ब्रिटिश ने इनके लिए कुछ नहीं किया। तो जब इनके लिए कुछ नहीं किया, ये एजुकेटेड क्लास धीरे धीरे एक मॉडर्न नेशनलिज्म की तरफ मूव करेंगे, जो कि आगे जाके वेरियस और मूवमेंट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसके बाद जो सिविल सर्विसेज था, हमने अब तक क्या देखा? पहले तो क्राउन रूल एस्टेब्लिश हो गया, पैरामाउंसी एक्सेप्टेड बाय प्रिंसली स्टेट्स। अब वाइस रॉय को अपॉइंट किया गया, जो कि डायरेक्ट लिंक बिटवीन क्वीन एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कोई पावर शेयरिंग नहीं हुआ, तो नेशनलिज्म एक डेवलप हुआ इन द एजुकेटेड इंडियंस। फिर आईसीएस जो एग्ज़ाम हो रहा था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, उसके लिए इंडियंस को इक्वल फुटिंग में रखा गया। जैसे कि एग्ज़ाम हो रहा था इंग्लैंड में, एज लिमिट था 19 to 23, और इसके लिए सबको परमिशन दिया गया कि हाँ इंडियंस एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें रिवोल्ट ऑफ 1857, इसने ये शुरू हुआ था एज ए रिसेंटमेंट ऑफ सिपोइज। हाउएवर, ये एक फाउंडेशन क्रिएट किया फॉर द ग्रोथ ऑफ
मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। और आगे स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट आएंगे जिसका बेस रिवोल्ट ऑफ 1857 एस्टेब्लिश कर लिया। हाँ, रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम एक ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं बोल सकते, एक फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं बोल सकते। हाउएवर इसने बहुत कुछ ज़्यादा भी कर लिया जिसे हम मियर सिपॉय म्यूटिनी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ सिपॉय नहीं थे, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन्वॉल्व थे। इसी के साथ ही हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अब तक जो पढ़े उसके ऊपर एक बढ़िया सा एमसीक्यू सेक्शन लाएंगे और सारा पढ़ के आइएगा। सब नोट्स वेनगार्ड आईएएस का टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, सब कुछ पढ़ के आइएगा। और हम डिस्कस जब करेंगे कि एमसीक्यू कैसा आता है, तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। देखो सीधी सी बात है, आपको एग्जाम्स में दो पेपर आता है, प्रीलिम्स, मेंस, और बाकी जो भी एग्जाम कहीं भी दे रहे हैं सेम दो चीज़ ही है। आइदर आपको एमसीक्यू टिक करना है या तो फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन राइट करना है, ठीक है। और कुछ भी पढ़ो, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक वो एक्सपर्टीज नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन के लिए पूरा तैयार होकर आएंगे और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। दिस मच फॉर टुडे, हैव ए गुड डे, थैंक यू।